Hello everyone, I welcome you all once again on your own channel Geo with Madhur. And guys, today we are going to talk about class 9 geography chapter number 3 drainage. और आज हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, क्योंकि पिछली वीडियो में आई होप अगर आपने देखी हो तो आपने देखा होगा मैंने आपको हिमालयन रिवर सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया था। आज हम बात करने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स की। इसमें हम बात करेंगे रिवर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा एंड तापी। गाइस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उनमें काफ़ी सारी डिसिमिलैरिटीज़ हैं। उसकी वजह से हिमालयन रिवर सिस्टम अलग है और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम बिल्कुल अलग है। पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं गाइस, वो मैक्सिमम रिवर्स वेस्टर्न घाट्स की ईस्टर्न स्लोप से ओरिजिनेट होती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक और टॉपिक बताया था, वाटर डिवाइड, जो दो रिवर बेसिन को बेसिकली एक दूसरे से अलग करता है, ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करता है। वैसा ही एक बहुत बड़ा, आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा जो वाटर डिवाइड है वो है वेस्टर्न घाट्स, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलता है। ओके, और इसके दोनों तरफ रिवर्स बहती हैं। मैक्सिमम रिवर्स ईस्ट की तरफ हैं और कुछ छोटी रिवर्स, स्मॉल स्ट्रीम्स हम उनको बोलेंगे, वो वेस्ट की तरफ हैं। ओके, वेस्ट में फ्लो करने वाली रिवर्स की अगर बात की जाए तो गाइस, दो सबसे बड़ी रिवर जो वेस्ट में फ्लो करती हैं इंडिया में, ईस्ट से ओरिजिनेट होती हैं और वेस्ट की तरफ जाती हैं, वो है नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी दोनों ही सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं, एक अमरकंटक से और एक बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से। यहाँ से ओरिजिनेट होकर दोनों ही महाराष्ट्र और गुजरात में अरेबियन सी में गिर जाती हैं। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और ये काफ़ी बड़ी रिवर्स हैं। तो आज हम इन्हीं रिवर्स के बारे में बात करेंगे। ऑल दीज पेनिनसुलर रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी while falling into the Bay of Bengal they make the delta at their mouth, okay, while they join the Bay of Bengal. But Narmada and Tapi do not make the delta, they make the estuaries. जब रिवर ओशियन या वाटर बॉडी में डायरेक्ट जाकर मिल जाती है डेल्टा बनाए बिना, तो उसे हम एस्चुरीज बोलते हैं। और जब रिवर बहुत वाइड एरिया को कन्वर्ट कर कर अपने सेडिमेंट को लाकर वहाँ डिपॉजिट करके किसी ओशियन या सी में मिलती है, तो उसे हम डेल्टा बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ओके, तो अब बात करते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। रिवर नर्मदा, guys, this river originate from the place called अमरकंटक हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश। सेंट्रल हाईलैंड में अमरकंटक नाम के एक पहाड़ के पास से एक छोटे से कुंड से रिवर ओरिजिनेट होती है। आगे चलकर इसमें बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स आकर मिलने लगती हैं और एक बड़ी रिवर का फॉर्म ले लेती है। नर्मदा रिवर गाइज एक रिफ्ट वैली में से होकर गुजरती है ना। व्हाट इज रिफ्ट वैली? जब माउंटेन्स बने, जब इंडियन प्लेट खिसकी, तो वहाँ पर इस एरिया में एक फॉल्ट आया हुआ है, एक नेचुरली क्रैक है इस एरिया में। उस क्रैक में से होती हुई रिवर वैली, ये रिवर बहती है। ओके, और मैक्सिमम जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो इससे डायरेक्ट राइट एंगल पे आकर, मतलब बिल्कुल सीधी आकर मिलती है, क्योंकि वो एरिया काफ़ी रॉकी है, पत्थर बहुत ज़्यादा है। तो रिवर्स अपना कोर्सेज उन्होंने नहीं बनाए हैं। यहाँ की रिवर्स के जो रास्ते हैं वो उन्होंने खुद नहीं बनाए हैं। वो रिवर्स साउथ में जनरली जैसा उनको लैंडफॉर्म मिला उसके हिसाब से वो बहती चली है। ओके, तो नर्मदा इस तरीके से बहती है। नर्मदा इज़ फेमस फॉर इट्स मेनी पिक्चर्स्क्यू, बहुत ही सुंदर जगहों के लिए, जैसे कि इसकी मार्बल रॉक एरिया है जबलपुर के पास, एक बहुत गहरे गॉर्ज में ये बहती है। उसके बाद आगे चल के ये धुआंधार वाटरफॉल बनाती है, जहाँ पे रिवर थोड़ी हाइट से नीचे गिरती है और बहुत बड़े लेवल पर पानी गिरता है वहाँ से। बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये। इसके बाद नर्मदा रिवर आगे बहती है और अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये रिवर डेल्टा नहीं बनाती। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो मध्य प्रदेश और गुजरात है। गुजरात में जाके ये रिवर अरेबियन सी में मिल जाती है। उसके बाद जो दूसरी रिवर आती है क्लास, जो वेस्ट में बहती है ईस्ट से, वो है तापी। ये बिल्कुल नर्मदा के पैरेलल बहती है और अमरकंटक हिल के और साउथ में एक जगह है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और नर्मदा रिवर के पैरेलल बिल्कुल उसी की तरह ये भी बहती है। ये कंपैरेटिवली नर्मदा से काफ़ी छोटी रिवर है, तापी रिवर, हिंदी में इसको ताप्ती भी बोलते हैं। ओके, एंड दिस river originate from Madhya Pradesh, then it enters into Gujarat and then the Maharashtra, and from Maharashtra this river enter into the Arabian Sea। इस रिवर के बारे में बहुत ज़्यादा बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ है। अब गाइज हम मूव करते हैं दूसरी तरफ और बात करते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू की सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गोदावरी रिवर के बारे में। गाइज, जिन रिवर के बारे में हम बात करने वाले, ये रिवर्स वेस्ट से ओरिजिनेट होती हैं और ईस्ट की तरफ बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो। इसमें सबसे पहले जिस रिवर के बारे में हम बात करेंगे वो है गोदावरी। बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ रिवर गोदावरी गाइज, समटाइम पीपल कॉल इट दक्षिण गंगा, साउथ की गंगा भी बोला जाता है गोदावरी को, बिकॉज इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और इसका भी एरिया काफ़ी चौड़ा है। गोदावरी रिवर गाइज महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट की एक जगह है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर एक मंदिर है, उसके पास एक कुंड से ये रिवर ओरिजिनेट होती है और वहाँ से ये रिवर नासिक आती है, नासिक सिटी में, और वहाँ से ये रिवर महाराष्ट्र को क्रॉस कर कर आगे बहती है और आंध्र प्रदेश में चली जाती है।
दिस रिवर इज जॉइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज गोदावरी रिवर के अंदर आकर बहती है और काफ़ी सारे सूखे वाले एरियाज में ये रिवर पानी देती है। The length of this river is 1500 kilometer. If I talk about the drainage basin of river Godavari cover the state of Maharashtra from where it originates, then it goes to Andhra Pradesh. Apart from that, the rivers from Odisha and Madhya Pradesh also come and join this Godavari river. The main tributaries of this river is like Vardha, Manjra, Penganga, Venganga. These are the tributaries which join this river in due course of time. And this river fall into the Bay of Bengal in Andhra Pradesh, and this is one of the largest river of South India. Guys, the next river which we have to talk about is the Mahanadi. By the name you can understand Mahanadi is a very big river. Although the size of this river is very small, it's just 860 km length and originate from Chhattisgarh, and from Chhattisgarh this river enters into the Odisha. And while entering into the Odisha near Sambalpur, this river is having the longest dam of India, Hirakund Dam, and after that in Odisha this river flows towards Cuttack. ओके और कटक और भुवनेश्वर के पास ये रिवर बहती हुई आती है और चिल्का लेक के पास ये अपना डेल्टा बनाती है। दिस रिवर इज नोन फॉर द सोरो ऑफ उड़ीसा। हर साल इस रिवर पे बहुत बाढ़ आया करती थी, काफ़ी लोगों की जान ये रिवर लिया करती थी, लेकिन जब से इसके ऊपर हीराकुंड डैम बना है उस फ्लड में काफ़ी कंट्रोल आया है। कटक के पास इसका डेल्टा है। एंड द ड्रेनेज बेसिन ऑफ रिवर महानदी कवर्स द महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। Mind you, this river never enters into the Maharashtra, but because of some rivers originating in Maharashtra comes and join this river, that's why the Maharashtra is also called the drainage basin of Mahanadi river. Okay, अब हम बात करते हैं क्लास अगली रिवर की, कृष्णा रिवर। कृष्णा is the second largest river of South India with length of 1400 किलोमीटर। सिर्फ गोदावरी से 100 किलोमीटर इसकी लेंथ कम है। And this river originate again from Maharashtra. In Maharashtra there is a place called महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के पास से ये रिवर कृष्णा ओरिजिनेट होती है। कृष्णा रिवर आफ्टर कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र एंटर्स इनटू द आंध्र प्रदेश एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर अ लेक कॉल्ड द कुलेरू लेक। ओके, along with this river is joined by many other tributaries like the Tungabhadra. Tungabhadra is the biggest tributary of this river. Apart from that, Ghatprabha, Musi, Bhima are the tributaries which join the river Krishna at different places. Now guys, the fourth and the third largest river of South India is Kaveri. Kaveri river originate from the Karnataka. There is a place called Tala Kaveri near Kurg. कुर्ग के पास एक जगह है ताला कावेरी, वहाँ से ये रिवर कावेरी ओरिजिनेट होती है और वहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये रिवर एंटर करती है तमिलनाडु में। दिस रिवर इज अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इरिगेशन। और कावेरी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अमरावती, भवानी, हेमवती, कबिनी, all these are the tributaries of river Kaveri and its basin drain the states of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. गाइस, कावेरी रिवर के ऊपर एक डिस्प्यूट भी चलता है। कर्नाटक और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में बहुत लंबे टाइम से वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। कर्नाटक कावेरी के रिवर को पानी यूज़ करता है, तमिलनाडु के फार्मर्स को उसकी पानी की जरूरत होती है, लेकिन कर्नाटक ने उस पर 2 डैम बना रखे हैं जिससे वो पानी को रोक लेते हैं। तो तमिलनाडु के फार्मर्स को कावेरी रिवर का पानी काफ़ी कम मिलता है, जिसकी वजह से इन दोनों ही स्टेट्स के बीच में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल चुके हैं। ओके, कावेरी रिवर गाइज इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल बनाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ा वाटरफॉल बनाती है जोग फॉल, जो कि कर्नाटक में ही है। और इसके बाद वहीं पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट भी है जोग फॉल्स के बाद, वहाँ से मैसूर और बेंगलोर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो ये है कहानी कावेरी की। गाइस, इसके अलावा कुछ छोटी रिवर्स भी हैं जो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप से फ्लो करती हैं और वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप से निकलने के बाद वो रिवर अरेबियन सी में जाकर गिर जाती हैं। जैसे कि अगर मैं उनमें नाम लूँ तो इनकी लेंथ कुछ 50 से 60 किलोमीटर लंबी ही है, बस। ये बहुत लंबी रिवर्स नहीं है, बट ये हैं। सो गाइस, यहाँ खत्म होता है हमारा रिवर वाला पार्ट। हमने आज बात करी पेनिनसुलर रिवर्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुक के अंदर दिए गए अगले टॉपिक की, लेक्स। ओके, lakes जो कि any water body which is surrounded by the land from all the side is called the lake. Okay, and we have so many beautiful lakes in India. There are variety of lakes guys, but उससे पहले मैं बात करूँ, आप में से काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं जो लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं कश्मीर गए होंगे, श्रीनगर, और वहाँ आपने डल लेक देखी होगी, कुछ लोगों ने चिल्का लेक देखी होगी, कुछ लोगों ने वेम्बनाड लेक देखी होगी, आप लोगों ने बहुत सारी लेक्स देखी हैं। एक बार सोच के बताइए कि जो नैनीताल भी आप लोग गए होंगे तो आपने नैनी लेक देखी होगी। ये जो टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर ये लेक्स हैं, अगर इन टूरिस्ट स्पॉट पर ये लेक नहीं होती तो क्या ये एरिया इतने फेमस होते? नहीं, शायद उतने फेमस नहीं होते। नैनीताल में लोग क्या देखने जाते हैं?
श्रीनगर में डल लेक के अलावा लोग क्या देखने जाते हैं? हालांकि चलो वहाँ तो और भी थोड़ी बहुत ब्यूटी है, बट नो डाउट इनकी वजह से काफ़ी हद तक टूरिज्म बढ़ा है। इन लेक्स के आसपास लोग आते हैं इनको देखने के लिए, ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। हाउस बोट्स होती हैं, डल लेक में तो हाउस बोट होती हैं, शिकारा होते हैं, ये सब आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली देखे होंगे। ओके, तो ये जो लेक्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं गाइस, और इनके बहुत सारे यूजेस हैं, सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए नहीं, लेक से बिजली भी बनती है, बट वो मैं आपको आगे चलकर अभी बताता हूँ। हमारे पास गाइस जनरली दो तरह की लेक्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर, सॉल्ट वाटर लेक एंड फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील और खारे पानी की। जनरली सॉल्ट वाटर लेक जो होती हैं वो नियर द सी होती हैं, कोस्ट पर होती हैं, लेकिन कुछ लेक लैंड बाउंडेड भी होती है, जैसे कि राजस्थान में सांबर लेक है, या लेह के पास हिमालयाज़ में पैंगोंग लेक है, तो ये सॉल्ट लेक भी है। इसके अलावा हमारे पास चिल्का लेक भी है जो कि उड़ीसा में है, वो बिल्कुल सी के किनारे है, तो वो भी एक सॉल्ट लेक है। वेम्बनाड भी है, और भी बहुत सारी ऐसी सॉल्ट लेक और फ्रेश लेक हमारी कंट्री में है। लेक्स की बात हो रही है तो गाइस मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगा कि साइज़ के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी जो लेक है वो है चिल्का लेक, लेकिन चिल्का लेक सॉल्ट वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो है वूलर लेक, और वूलर लेक है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर से कुछ 60-70 किलोमीटर आगे हिमालयाज़ में पड़ती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। और अगर मैं बात करूँ इंडिया की सबसे लंबी लेक के बारे में तो ये है वेम्बनाड लेक केरल में, जो इंडिया की सबसे लंबी लेक है। चिल्का इज़ द लार्जेस्ट वन, सॉल्ट वाटर, वूलर इज़ द फ्रेश वाटर लार्जेस्ट लेक, एंड वेम्बनाड इज़ द लॉन्गेस्ट लेक। ओके, नाउ गाइस ये तो हुई पानी के बेसिस पे। इसके अलावा रिवर लेक्स और दो तरह की होती हैं इन द कैटेगरी ऑफ फॉर्मेशन। देयर आर नेचुरल लेक जो नेचुरली बनती हैं, देयर आर मैन मेड लेक जो हम बनाते हैं, इंसान बनाता है। अब मैन मेड लेक जो जनरली होती है गाइस, मैन मेड लेक्स आर बेसिकली द डैम रिजर्वायर। जब हम डैम बनाते हैं रिवर्स में तो उसके पीछे जो हम पानी इकट्ठा करते हैं उससे बहुत बड़ी झील बन जाती है, जैसे कि हीराकुंड हो गई, हीराकुंड डैम के पीछे बनी हुई लेक है, सरदार सरोवर डैम पर है, गोविंद सागर लेक है, ऐसी बहुत सारी लेक्स हैं, जो निज़ाम सागर है, ये सारी मैन मेड लेक हैं। इसे हमने खुद बनाया और इनका बेसिकली मेन पर्पस है इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेविगेशन और भी बहुत सारे कारणों के लिए, फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर, फॉर इलेक्ट्रिकल, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेज, डोमेस्टिक पर्पसेज, इन सब के लिए हमने इन लेक्स को बनाया है, इन डैम्स को बनाया है। लेकिन हमारा यहाँ पर मेन फोकस रहेगा नेचुरल लेक्स। अब नेचुरल लेक्स के बनने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं गाइस। कुछ ग्लेशियर लेक होती हैं जो ग्लेशियर से बनती हैं, जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो उनके बीच में जो स्पेस बनता है उसमें लेक बन जाती है। कुछ लेक्स प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से भी बनती हैं, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से भी बनती हैं, जब मूवमेंट होती है इधर उधर प्लेट्स की तो बीच में जो गैप बन जाता है उसके अंदर पानी आकर जमा हो जाता है, जैसे कि श्रीनगर की डल लेक इसका एग्जाम्पल है, और उसमें चारों तरफ पहाड़ों से पानी आकर उसमें भर जाता है। ओके, कुछ लेक रिवर्स भी बनाती हैं, जैसे कि ऑक्सबो लेक। अब जो हिमालयन रिवर्स हैं जब अपने प्लेन में ट्रैवल करती हैं तो ये मेंडर करती हुई चलती हैं, मतलब जैसे सांप चलता है ना ऐसे घूमती हुई, तो ये रिवर्स भी ऐसे ही चलती हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो कभी कभी क्या होता है, रिवर जब ऐसे घूम के चल रही होती हैं तो कभी कभी अपने एक कोने को काट देती हैं, और एक पोर्शन जो इसका मेंडर होता है, एक मेंडर वो ऑक्स की बो जैसा होता है और वो थोड़ा साइड हो जाता है और वो कटकर एक लेक बन जाती है, तो ऐसी ऑक्सबो लेक भी बनती है। ओके, इस तरीके से हमारे पास वैरायटी ऑफ लेक्स है। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी पैंगोंग लेक है, देन डल लेक है, वूलर हो गई, ये सब, ये दो लास्ट वाली फ्रेश वाटर लेक हैं। इसके अलावा पुलिकट है, कुलेरू है, चिल्का है, राजस्थान की सांबर लेक है जहाँ से नमक निकाला जाता है, ये एक सॉल्ट वाटर लेक है राजस्थान में। तो इस तरीके से इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं और हर एक लेक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ज़्यादातर तो जो लेक्स होती हैं गाइज वो पेरिनियल होती है, मतलब हमेशा उनमें पानी रहता है, बट कुछ जो इनलैंड लेक्स हैं जिनका जो बारिश के पानी से बढ़ती हैं वो ड्राई एरिया में, ड्राई टाइम पर, समर टाइम में सूख जाती हैं, उनमें वो पानी नहीं बचता है। तो ये तो बात हुई लेक्स की गाइज। अब लेक्स की कुछ इंपॉर्टेंस वैसे भी है गाइज। देर आर मेनी लेक्स विच आर यूज फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेज, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो नेचुरल लेक्स होती हैं गाइस वो फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर इन केस ऑफ फ्लड और इन केस ऑफ ड्राउट द लेक्स आर हेल्पफुल। लेक्स आर हेल्पफुल फॉर द नेविगेशन ऑल्सो, ट्रैवल करने के लिए एक जगह से, फिशिंग के लिए, हंटिंग फिशिंग के लिए, देन स्विमिंग के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए। एंड लेक्स ऑल्सो मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट, आसपास का जो वेदर होता है उसको भी मॉडिफाई करने में लेक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है लेक्स की गाइस। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो बिजली बनाने के लिए, नेविगेशन के लिए, फिशिंग के लिए, इन सब कामों के लिए लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेक्स ऑल्सो मेंटेन दी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स गाइज।
there are different kind of aquatic animals which are found in the lakes, and that also enhances the ecological balance of the nature and the environment. Okay guys, so the next topic which we have in the book is the importance of rivers and lake in the economy. इकोनॉमी में रिवर्स की और लेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है गाइस? देखिए यहाँ पर कोई बताने वाली बात नहीं है, आप भी जानते हैं कि रिवर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग. इट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द ह्यूमन बीइंग, and industrial water, drinking water, domestic purpose water, every kind of water needs are fulfilled from the rivers. दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए आप, दुनिया भर की जितनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस हुई, सब सिविलाइजेशंस किसी ना किसी रिवर के किनारे हुई. चाहे वो हड़प्पा से वैली सिविलाइजेशन हो, इंडस रिवर के किनारे, दजला फरात, नाइल रिवर, मेसोपोटामियन, ऑल दोज सिविलाइजेशन डेवलप नियर द रिवर. और आज भी अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज़ के नाम देखेंगे दुनिया में और हमारे देश में भी, तो ये सब किसी ना किसी रिवर के किनारे हैं. चाहे यूके का लंदन हो जो थेम्स रिवर के किनारे है, पेरिस हो साइन रिवर के किनारे है, इंडिया में दिल्ली यमुना रिवर के किनारे है, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, ये सब गंगा रिवर के किनारे हैं. इधर आपका इलाहाबाद गंगा और यमुना रिवर के किनारे है, आगरा यमुना रिवर के किनारे है, अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे है, गुवाहाटी असम रिवर के किनारे है. तो बड़ी बड़ी जितनी सिटीज़ हैं ये किसी ना किसी वाटर बॉडी या रिवर के किनारे ही हैं. और इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो पानी की सप्लाई, नेविगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमें रिवर से मिलता है. इरीगेशन, खेती के लिए इतना बड़ा यूज़ है रिवर का. और अगर खासकर बात करें इंडिया की, इंडिया जैसी कंट्री जो कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जहाँ पे इरिगेशन के लिए पानी की इतनी ज़रूरत होती है, तो वहाँ तो रिवर्स के बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है. और भी बहुत सारे यूजेस हैं रिवर के, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं कूड़ा फेंकने के लिए. वी आर लाइक दैट, वी थ्रो द गार्बेज इन द रिवर, विच इज़ वेरी शेमफुल थिंग बट वी डू अनफॉर्चुनेटली. तो ये भी एक चीज़ है गाइस. इसी वजह से ना इसी को मैं और आगे लेके चलता हूँ और अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रिवर पॉल्यूशन. आज हमारी कंट्री की जो रिवर पॉल्यूशंस की कंडीशन है ना, रिवर पॉल्यूशन की जो कंडीशन है, मतलब आई एम फ्रॉम दिल्ली, ओके, और दिल्ली में यमुना रिवर है. तो यमुना रिवर में अगर आप उसको क्रॉस करो तो मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ ना, इतने साल दिल्ली में रहने के बाद मैंने कभी फील ही नहीं किया कि मैं किसी हिमालयन रिवर के किनारे रहता हूँ. मतलब अगर आप यूपी में कहीं गंगा के किनारे चले जाओ लगता है हाँ गंगा रिवर है. यमुना रिवर नेवर फेल्ट लाइक अ रिवर, इट्स लाइक अ ड्रेन. वो नाले जैसी लगती है और लिटरली उसको क्रॉस करते समय वहाँ से स्मेल आती है. कई यमुना रिवर दिल्ली में वजीराबाद के पास से एंटर करती है ओखला तक, 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है. दैट 22 किलोमीटर इज़ अ डेड रिवर लिटरली. फिशरीज बहुत ही कम है, ओके, बहुत बुरा हाल है. इट्स लाइक अ ड्रेन, ब्लैक पानी लगता है बिल्कुल, सबसे बुरा हाल है. एंड थैंक्स टू द ह्यूमन बीइंग एंड थैंक्स टू द लाइट, the people of Delhi, those who are throwing their garbage, everything, industries are throwing their untreated water into the river Yamuna. इसमें गलती यमुना की नहीं है, इसमें हमारी ही गलती है. ओके, तो रिवर जो है आजकल इंडिया की गाइस वो बहुत गंदी हो चुकी हैं. रिवर गंगा, अब गंगा, और देखो ना बड़े आयरनी सी है, वी कॉल द रिवर्स आर मदर. हम रिवर्स को मतलब नदियाँ हमारी माँ बराबर होती हैं, माँओं के बराबर हम मानते हैं, और नदियों को हम कहते हैं कि इनको हम पूछते हैं. थैंक्स टू दोज कंट्री जो पूछती नहीं है, कम से कम उनके यहाँ रिवर साफ तो हैं. और हम लोग रिवर्स को पूछते हैं, तब हमारे यहाँ रिवर्स का क्या हाल है. गंगा वाटर इज सपोज टू बी वन ऑफ द क्लीनेस्ट वाटर. क्या पी सकते हो? बड़ा टफ है आज के टाइम में. ओके, हालांकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, और आज के टाइम में जब से इंसानों ने रिवर में जाना बंद कर दिया तो रिवर्स बड़ी साफ़ हो गई हैं, इंडस्ट्रीज बिल्कुल बंद हैं और नदियाँ काफ़ी साफ़ हैं इस टाइम पर. बट जैसे ही हम लोग नॉर्मल हैबिट में आएंगे फिर से रिवर्स की हालत ख़राब हो जाएगी. देयर इज़ अ बोर्ड कॉल्ड CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. प्लस उसकी रिपोर्ट बताती है कि इंडिया की किसी भी रिवर का पानी पीने लायक नहीं है. एवरी सिंगल रिवर ऑफ इंडिया इज़ पॉल्यूटेड ऑलमोस्ट. कुछ हैं साउथ की रिवर जो हैं फिर भी थोड़ी सी कम गंदी हुई है, कम पॉल्यूटेड है, लेकिन नॉर्थ की रिवर्स ने तो आतंक मचा रखा है और यहाँ बहुत गंदगी हम लोग फैलाते हैं. ऐसा नहीं है कि रिवर्स को साफ करने का काम नहीं हुआ. कई बार गंगा एक्शन प्लान आया, गंगा एक्शन के प्लान के साथ ही यमुना एक्शन प्लान आया जिसमें गंगा रिवर को साफ करना था, यमुना एक्शन रिवर को साफ करना था. आजकल गवर्नमेंट का एक और प्लान चल रहा है नमामि गंगे, वो भी रिवर को साफ करने की बात करते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली गाइस देखो, नदियों को साफ करने से कुछ नहीं होगा. नदियाँ साफ करने की जरूरत ही नहीं. नदियों को जो चीज़ गंदी करती है ना उनको रोकना. अब दिल्ली में देखो, दिल्ली में क्या होता है, मतलब मैंने बहुत बार ये देखा है, यमुना रिवर को साफ करेंगे. अरे यमुना को साफ करने से क्या होगा? जो यमुना में नाले गिरते हैं उनको बंद करो ना, उनका कोई इलाज छोड़ो, तब तो यमुना अपने आप. यमुना में से अगर कूड़ा निकालोगे तो फायदा क्या है? निकालते रहो, क्योंकि एक तरफ से आप कूड़ा निकाल रहे हो, दूसरी तरफ से उसमें कूड़ा जा रहा है. तो कूड़े गिरने का जो ऑप्शन है उसको खत्म करो ना, उस पर कोई नहीं डिस्कस करता. वहाँ नहीं होता. STP प्लांट बने थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली के अंदर,
30-35 STPs बने थे, हार्डली 5-7 काम कर रहे होंगे आज के टाइम में। यही हाल है, यही प्रॉब्लम है। ओके, तो रिवर्स भी कोई बहुत अच्छी नहीं है हमारे देश की, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, उसके ऊपर इतना प्रेशर है। एंड गाइस एक और खास बात मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली होता क्या है, किसी भी रिवर के अंदर उसकी जो क्लीनिंग कैपेसिटी होती है ना वो बहुत होती है। अगर उसमें पानी बहता रहे, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रिवर्स हैं उनको हमने डैम्स के थ्रू बांध लिया है, उनमें पानी बहुत कम बचा है। ओके, तो पॉल्यूटेड जो पानी है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जो साफ़ पानी है वो ऑलरेडी काफ़ी कम है, इसलिए रिवर खुद साफ़ नहीं कर पाती। गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, अगर इनके अंदर जो गंदगी पड़ती भी है ना और वो जिस फ्लो में बहती हैं, अगर उसी फ्लो में उनको बहने दिया जाए, उनको बांधा ना जाए, डैम्स ना बनाए जाएँ, लेकिन उससे हमें बिजली नहीं मिलेगी, तो ये रिवर्स अपने अंदर उस कमी को घोल सकती हैं और उससे वो गंदगी इतनी नज़र नहीं आएगी। लेकिन पानी कम होने की वजह से रिवर्स के अंदर और पॉल्यूटेड पानी ज़्यादा होने की वजह से रिवर्स इतनी गंदी लगती है। सो गाइज यहाँ खत्म होता है टॉपिक। आज हमने बात करी पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में और लेक्स के बारे में। मैंने आपको टाइप्स ऑफ लेक्स बताया। कुछ भी अगर डाउट हो तो गाइज आप बिंदास कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूंगा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, चैप्टर खत्म हो चुका है, तो अभी हम इसे यहाँ पर खत्म करते हैं। एंड आई होप आपको सबको समझ में आ गया हो। एंड गाइज हो सके तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, पहले शूट होती है फिर एडिट होती है, तो अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो आप देख रहे थे जियो विद मधुर। एंजॉय गाइज, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।